नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है? क्या चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया में सबसे तेजी से सोना खरीदा है? क्या चीन भारत में चलने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी एक अलग रणनीति बनाकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है? क्या है चाइना और ताइवान के इस पूरे युद्ध के होने के आसार के चांसेस? क्या तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के लिए मुसीबत बना चीन अपने पड़ोसियों को परेशान करता रहता है और इस कदर परेशान करता है कि लगता है कि अब जंग हुई, अब जंग हुई, अब जंग हुई। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। थोड़े वक्त के लिए थोड़ी सी दादागिरी दिखाकर चीन शांत हो जाता है। लेकिन क्या अपने पड़ोसी ताइवान के साथ भी चीन ऐसा ही करेगा? क्या फिलहाल चीन के लिए जिस तरीके से ताइवान में सरकार बदलने के बाद मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है वो महज गीदड़ भभकी भर है, या फिर वाकई चीन इस बार कुछ बड़ा करना चाहता है? क्या वाकई चीन इस बार ताइवान पर कब्जा ही कर लेगा, जिसकी कोशिश वो 1949 से कर रहा है? आखिर चीन ताइवान को लेकर इतना आक्रामक क्यों रहता है? आखिर कभी अमेरिका का दोस्त रहा चीन इसी ताइवान की वजह से अमेरिका का दुश्मन कैसे बन गया है? और क्या अब चीन ताइवान के बीच बने जंग जैसे हालात दुनिया भर पर भी इसका असर डालेंगे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। और इसके लिए सबसे पहले आपको समझनी होगी ताइवान की अहमियत कि महज 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला यह देश आखिर पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आज की तारीख में जो ताइवान है उससे दुनिया का शायद ही कोई मुल्क खुद को अलग कर पाता है। ताइवान ऐसा मुल्क है जिसके पास कंप्यूटर से लेकर मोबाइल और गाड़ियों तक में इस्तेमाल होने वाली चिप का आधे से ज्यादा उत्पादन होता है। ताइवान के अलावा दक्षिण कोरिया ही इकलौता ऐसा देश है जहां बड़ी मात्रा में चिप बनते हैं। लेकिन ताइवान के आगे दक्षिण कोरिया की उत्पादकता बेहद कम है। अब बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल, बिना गाड़ियों के तो वर्तमान की भी कल्पना नहीं की जा सकती है, भविष्य तो छोड़ ही दीजिए। लिहाजा ताइवान दुनिया के हर मुल्क के लिए बेहद जरूरी बन गया है। और यही वजह है कि भले ही चीन के दबाव में जो मान्यता है आधिकारिक ताइवान को नहीं मिल पा रही हो, लेकिन दुनिया के करीब 60 देश ऐसे हैं जिन्होंने अनाधिकारिक तौर पर ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए रखे हैं। और इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अपना भारत भी शामिल है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर ताइवान को देश के रूप में मान्यता दे रखी है। उनकी संख्या महज 14 है और ये 14 देश भी ऐसे हैं जिन्हें नक्शे पर लेंस लगाकर खोजना पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्वाटेमाला, होंडुरस, हेती, परग्वे, निकारागुआ, इस्ताविनी, तौलू, नोरू, ये यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता ये देते हैं। और अब अपने असल सवाल पर लौटता हूं कि जब 1949 तक चीन और ताइवान एक ही थे तो फिर वो अलग क्यों हो गए? क्यों अब चीन फिर से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है? तो इसे समझने के लिए दुनिया का एक नक्शा उठाना पड़ेगा, उसमें एशिया की तरफ देखना पड़ेगा। आपको 2 चीन दिखेंगे, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। जो बहुत छोटा है और चारों ओर से समंदर से घिरा है वो दरअसल चीन न होकर ताइवान है, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे दुनियादारी की भाषा में ताइवान के नाम से जाना जाता है। वहीं जो बड़ा वाला चीन है उसका आधिकारिक नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे दुनिया की भाषा में चीन कहते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कोशिश है कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना पर कब्जा कर उसे अपने में मिला ले। लेकिन 75 साल बाद भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 के उस वाकये से जिसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर जापान को या उसकी बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। तब चीन पर जापान का ही कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमला झेलने वाले जापान ने सरेंडर करके खुद को हारा हुआ घोषित कर दिया, तो चीन को भी आजाद कर दिया गया।
देश का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही एक हिस्सा था। लेकिन आजादी के साथ ही चीन में सत्ता पर काबिज होने के लिए घर में ही जंग शुरू हो गई, यानी गृह युद्ध। इसमें पूरी लड़ाई दो पार्टियों के बीच थी। पुरानी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी कुआतिवांग की, जिनके नेता सन यात सेन को चीन का पहला राष्ट्रपति माना जाता है। वो 1912 में राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कुओमितांग के नेता जो हैं चियांग काई शेक, ये थे भाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इसमें पूरी लड़ाई दो पार्टियों के बीच थी। पुरानी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमितांग, जिसके नेता सन यात सेन को चीन का पहला राष्ट्रपति माना जाता है। वो 1912 में राष्ट्रपति बने। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कुओमितांग के नेता थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ त्से-तुंग। सत्ता के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई चल पड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता माओ त्से-तुंग को 1949 में इस लड़ाई को खत्म होने के बाद हारने वाले कुओमितांग के नेता चियांग काई शेक चीन के पास के समुद्री इलाके ताइवान में चले गए, यानी माओ की जीत हुई। ताइवान जाकर चियांग काई शेक ने कहा कि हम ताइवान को आजाद घोषित करते हैं और इसका नाम जो है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं माओ त्से-तुंग के कंट्रोल वाले देश का नाम हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीन। चीन और ताइवान के बीच लड़ाई यहीं से शुरू होती है। उस वक्त भी माओ चाहते थे कि चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाए, लेकिन ताइवान समंदर से घिरा हुआ था और 1949 में चीन के पास ऐसी नौसेना नहीं थी कि वो समंदर के रास्ते जाकर ताइवान से जंग लड़ सके और उसे अपने साथ मिला ले। लेकिन छुटपुट जंग जारी रही। चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता रहा और फिर 1971 आते आते चीन की ताकत इतनी बढ़ गई कि यूनाइटेड नेशंस ने देश के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन को ही मान्यता जो है मिली। और यही से ताइवान कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसे यूएन की मदद मिलनी भी बंद हो गई। तब तक चीन की सत्ता में भी बदलाव आ चुका था। माओ की मौत के बाद डेंग शियाओपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे। सुधारवादी आर्थिक नीतियों की वजह से चीन का एक बड़ा तबका डेंग शियाओपिंग के पक्ष में लामबंद हो चुका था। और डेंग के सत्ता में आने के साथ ही चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए थे। 1 जनवरी 1979 वो तारीख थी जब चीन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता किया। अमेरिका को भी एक बड़े बाजार की जरूरत थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा कि डेंग शियाओपिंग ने नेतृत्व वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली जो है वो देश है, यानी चाइना जो है वही असली देश है, ताइवान नहीं। जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान में बना अपना दूतावास बंद कर दिया। अमेरिकी मदद मिली तो चीन ने हौसले और भी बढ़ गए उसके। और तब डेंग शियाओपिंग ने ताइवान को धमकी देकर, जी हां डराकर कहा कि वो अपनी सेना को काबू में रखे और चीन के साथ अपना विलय कर ले। उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना या कहें कि ताइवान के जो मेन लीडर थे वो थे चियांग चिंग-कुओ। वो ताइवान के प्रीमियर रह चुके चियांग काई शेक के बेटे थे। उन्होंने चीन के प्रस्ताव का कोई जवाब ही नहीं दिया। चीन ने भी कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता रहा। वहीं ताइवान के इतिहास में 1986 को वो साल माना जाता है जब एक और पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी का नाम था डीपीपी, पूरा नाम था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मकसद था मानवाधिकारों की रक्षा करना और साथ ही ताइवान आइडेंटिटी जो खो चुका उसे कायम करना। उसने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक आजाद मुल्क है। इसी बीच चीन और अमेरिका के रिश्तों में भी तल्खी आनी शुरू हो गई थी और ये सब हुआ साल 1979 में चीन के थियानमेन चौक पर हुए नरसंहार की वजह से, जिसमें चीन ने अपने ही नागरिकों की हत्या के लिए सेना के टैंक तक उतार दिए थे। ऐसे में अमेरिका ने चीन से अपने कारोबारी रिश्ते समेटने शुरू कर दिए। अमेरिका के बड़े बड़े निवेशक चीन के विरोध में आ गए और उन्होंने चीन में निवेश करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी चीन पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। वहीं चीन की मदद करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट मुल्क सोवियत संघ रूस भी 1991 में टूट गया।
तो अमेरिका के सामने टिकने वाला कोई दूसरा देश बचा ही नहीं था। ऐसे में चीन खड़ा हुआ। उसने खुद को अमेरिका के बराबर दुनिया में एक और महाशक्ति के तौर पर पेश करने की शुरुआत की और अपने ताकत की आजमाइश के लिए उसने फिर से चुना ताइवान को। चीन ने ताइवान में 1996 में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने और ताइवान को डराने के लिए एक बड़ा मिसाइल परीक्षण किया। इससे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बहुत नाराज हो गए। उन्होंने ताइवान के समर्थन में पैसिफिक ओशन में अपनी फौज खड़ी कर दी। हालांकि तब भी बिल क्लिंटन ने यह साफ तौर पर कहा था कि वो अलग ताइवान देश को मान्यता नहीं देते हैं। वो दो चीन को भी मान्यता नहीं देते हैं। वो चीन को ताइवान पर हमला करने और उसे अपने में मिलाने का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि क्लिंटन ने चीन के साथ कारोबारी रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश की। वो खुद चीन गए, वहां लोगों से मिले, नेताओं से मिले और फिर से अमेरिका और चीन कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौट आया। इसी बीच अमेरिका से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल अमेरिका मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक गलत रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर अमेरिका ने बेलाग्रेड के चीनी दूतावास पर बमबारी कर दी थी। इससे कई चीनी पत्रकार और अधिकारी मारे गए। ये मई 1999 की घटना है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने माफी भी मांगी थी। तो चीन अमेरिका के बिगड़े हुए रिश्ते पर फिर से थोड़े ठीक होने शुरू हुए। बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति रहते हुए भी अमेरिका और चीन के रिश्ते ठीक रहे। लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। बराक ओबामा भी राष्ट्रपति बनने के बाद 2009 के नवंबर में 3 दिनों के लिए चीन की यात्रा पर गए थे, लेकिन वहां से लौटे तो 2010 की शुरुआत में उन्होंने ताइवान को जंगी हथियार बेचने का समझौता कर लिया। इससे चीन नाराज हो गया। ताइवान तो चीन की दुखती रग थी और उसने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। बात तब और बिगड़ गई जब ओबामा ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर ली। तिब्बत चीन का एक और कमजोर नस है, तो इसे दबाने की या उकसाने के लिए चीन को दबाए तो चीन उकसता इस पर। लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए चीन और अमेरिका एक बार फिर साथ आ गए। लगा कि रिश्तों में जमी बर्फ जो है पूरी तरीके से पिघल जाएगी। ओबामा ने तो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन तक कर डाला था, जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है। तिब्बत को भी ओसामा ने चीन का हिस्सा मान लिया। लेकिन फिर 2017 में ट्रंप सत्ता में आ गए। उन्होंने ताइवान से बातचीत जो है वो शुरू करके चीन को अपना दुश्मन बना लिया। 1979 के बाद ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से बातचीत की थी। इसने चीन को पूरी तरीके से भड़का दिया था। वहीं ताइवान में बहुत कुछ बदल चुका था। 2016 में ही ताइवान में डीपीपी सत्ता में आ गई। डीपीपी वो पार्टी थी जिसकी स्थापना ही ताइवान के अस्तित्व के लिए चीन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हुई थी। तो 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद डीपीपी नेता त्साई इंग-वेन ने चीन के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। इससे ताइवान में बार बार चीन विरोधी आंदोलन होने लगे, जिसकी धमक चीन तक भी पहुंची। लिहाजा चीन ने 2016 के बाद से ताइवान के खिलाफ धमकियां बढ़ा दी। लेकिन डीपीपी के सत्ता में आने के बाद ताइवान के लोग खुलकर चीन से आजादी चाहते हैं, उसकी धमकियों को खारिज करते हैं और यही बात चीन को बार बार उकसाती है ताइवान पर हमले के लिए। अभी डीपीपी की नेता साई इंग-वेन के राष्ट्रपति पद के हटने के बाद डीपीपी के ही नेता लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं और यही बात चीन को नागवार गुजरी है, जिसकी वजह से उसने ताइवान को सजा देने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हालांकि लगता तो यही है कि हर बार की तरह ये भी गीदड़ भभकी ही रहेगी और हर बार की तरह चीन की ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज धमकी से ज्यादा कुछ नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है उसमें अंतिम तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ताइवान को देखा जाए तो ताइवान दक्षिणी चीन सागर में है। चीन पूरे दक्षिणी सागर पर, चीन का सागर जो है उस पर कब्जा बताता है अपना। इस पूरे इलाके में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार भी है, जिस पर दुनिया के और भी देश कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन चीन उनकी राह में रोड़ा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि चीन को
दक्षिणी चीन सागर से गुजरने वाले समुद्री रास्ते को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और दुनिया के मुल्क इस रास्ते से अपना कारोबार जो है वो स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। ये वो रास्ता है जिससे पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार का करीब करीब 1/3 कारोबार होता है। अब चीन और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं और इन्हीं दावों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देश अपनी अपनी सेना को इस इलाके में हर वक्त तैनात रखती है, जिसमें लगातार युद्ध की आशंकाएं बनी रहती है। और इसमें आग में घी डालने का काम किया है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो चीन ने सीधे तौर पर रूस का साथ देने का ऐलान किया और इस हमले को भी जायज ठहराया। वजह यह थी कि चीन को लगता था कि जैसे रूस से अलग होकर यूक्रेन बना है, अब रूस उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही चीन भी ताइवान को हासिल कर सकता है। रूस पहले से ही कहता आ रहा है कि ताइवान देश नहीं बल्कि चीन का ही एक हिस्सा है और उस पर चीन का ही कब्जा होना चाहिए। और अमेरिका रूस का पुराना दुश्मन रहा है, तो अमेरिका रूस के इस दावे को खारिज कर रहा है। चीन से अमेरिका के रिश्ते बिगड़ ही चुके हैं। ऐसे में अब ताइवान और यूक्रेन के बहाने चीन और रूस की जो दोस्ती बढ़ रही है उससे अमेरिका भी परेशान है। बाकी ये तो बात है कि अमेरिका का ताइवान के साथ जो समझौता है उसके तहत हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की पूरी मदद करेगा। और ऐसे में पहले यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल हमास युद्ध और अब 2 गुट ऑलरेडी दुनिया के आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में ताइवान के तौर पर एक और संकट अगर आता है तो दुनिया पर संकट गहराएगा, जहां चीन के ताइवान पर हमला करने की सूरत में फिर से दुनिया गुटों में बटेगी और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जैसा हो सकता है। इसमें भारत का क्या स्टैंड होगा और पूरी दुनिया किस तरीके से इस मामले में निपटेगी? पूरी दुनिया में अगर चिप की शॉर्टेज होगी तो फिर क्या होगा? याद कीजिए कोरोना काल के बाद में भी ये दिक्कत आई थी कि ताइवान से चिप जो है आना कम हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ियां जो थी उनके वेटिंग पीरियड 2-2 साल पे पहुंच गए थे, मोबाइल कम हो गए थे। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और अगर ये युद्ध ही छिड़ जाएगा तो सोचिए जिस तीसरे विश्व युद्ध की बार बार भविष्यवाणी की जा रही है उसके बाद मानवता का क्या होगा, इंसानों का क्या होगा? क्योंकि ये युद्ध आम युद्ध नहीं होने वाला है, ये युद्ध परमाणु युद्ध होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में आबादी कितनी साफ हो जाएगी इसका तो अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।